हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून हो रहा है। गुड आफ्टरनून। कल का प्रश्न क्या था? प्रबुद्ध ज्ञानोदय, ऐसा कुछ किस? हाँ, मैंने सर्च किया था मैम। आपने आपने भी कुछ प्रश्न पूछा था। राई, ऐसा तो मैंने सर्च किया। रै को शायद राई आप बोल रही हैं, जो रै व्यवस्था थी, जबती व रय व्यवस्था, जो कि हमें दोनों के शेर शाह रय रैयतवाड़ी व्यवस्था वाली बात हो रही है, तो उसी को हो सकता है राई या रई कहीं लिखा हो, पर मैंने सर्च किया था वैसा कुछ। हाँ, प्रबोध निरंकुश शासन की बात मैंने क्या बोला था? प्रबोध का अर्थ होता है जागृत होना, क्योंकि महात्मा बुद्ध को भी ये उपनाम दिया गया है, प्रबुद्ध या प्रबोध कुछ भी। तो जब ज्ञान के उदय के साथ, तो ये अकबर के शासनकाल में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला। मैंने सर्च भी किया। जिस इतिहासकार ने कहा है वो इस आधार पर कहा होगा, क्योंकि जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक विचारधारा आई थी, वो कहलाती थी प्रबुद्ध निरंकुशता का विचार, जिसमें फ्रेडरिक द्वितीय, उसके अलावा कैथरीन द्वितीय, ये सब जो थे आए थे। इनमें क्या था कि शिक्षा के क्षेत्र पर, सामाजिक तौर पे या आर्थिक जागरूकता के आधार पर जो शासन किया गया, यानी कि दैवीय सिद्धांत क्या था, जो कि हमें देखने को मिला बलबन के शासनकाल में भी। वो लोग क्या मानते थे कि हमें ईश्वर ने ऐसा बनाकर भेजा है कि हमें प्रजा की भलाई करनी है, जो कि डिवाइन थ्योरी कहलाती है, कि दैवीय सिद्धांत के आधार पर वो लोग शासन करते थे। तो उसे न करते हुए जिन्होंने ज्ञानोदय के आधार पर शासन किया था, वो प्रबुद्ध जो है निरंकुश शासक कहलाते थे। तो उसमें से हम यूरोप में ये वर्ड सुनते हैं जब आप पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर जब इस इतिहासकार ने ये शब्द कहा भी होगा तो हो सकता है, क्योंकि जो अकबर का शासन काल रहा था उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने जनता के हित से संबंधित तो शायद कहा होगा, पर मैंने पूरा सर्च किया, कहीं अकबर के लिए जो है प्रबुद्ध निरंकुश शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। बस सिंपल सा याद रखिए कि प्रबुद्ध जागृत होना, यानी जब इंसान जाग जाएगा। तो जो शासन दैवीय सिद्धांत पर न किया गया, ज्ञानोदय के विचारधारा पर किया गया था, वो था। और ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो है वो यूरोप में ये सिद्धांत विचारधारा देखने को मिला था। बाकी अकबर में शायद उसने कहा होगा, तो इस आधार पर कहा होगा, पर ऐसा कहीं पुस्तक में या सर्च करने पर नहीं मिल। हाँ हाँ, तो हुआ होगा। हाँ। हम्म। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ जी। हम्म। हाँ, फ्रेडरिक द्वितीय है, कैथरीन द्वितीय है, उसके अलावा एक शासक पेट्रिक प्रथम करके, उसमें मतलब कई जो है नाम है, पर एज एग्जाम्पल मैं दो का नाम बताई हूँ। उनके 18वीं और 1900 शताब्दी में ये एक विचारधारा चली थी, जो दैवीय सिद्धांत पर न होकर प्रबुद्ध निरंकुश पर शासन की थी। तो हो सकता है उस आधार पर अकबर को ऐसा कहा गया हो, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। आज के सेशन में हमारी जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है अकबर के बारे में। रई जो आप कह रही हैं, या राई, वो रै से हो सकता है निकला हुआ शब्द हो, पर सर्चिंग में ऐसा कोई नहीं आया था कर के बारे में। अकबर कब से कब तक शासन किया? इसके शासनकाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा शेर शाह सूरी के अंत को भी समझना होगा, और हुमायूं के भी अंत को समझना होगा। तो सबसे पहले हम हुमायूं की बात कर लेते हैं। 1540 में हुमायूं निर्वासित होता है। निर्वासित होने के पश्चात वो शादी करता है, और उसे 1542 में अकबर का जन्म होता है। उस समय वो काबुल में जो है निर्वासन लेकर ठहरा हुआ था। 1545 ईस्वी में वो काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार करता है। किसके सहयोग से? ईरान के शासक के सहयोग से अधिकार कर लेता है। इधर 1545 में ये स्टोरी है, समझो, शेर शाह की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात इनका छोटा बेटा जो था, क्या था? जलाल खां, जो कि इस्लाम शाह की उपाधि के साथ जो है गद्दी पर बैठता है, और ये शासन करता है 1545 से 53 तक
शासन करता है, यानी कि शेरशाह के पश्चात सबसे लंबा सूरियों में इसी ने शासन किया। इसके पश्चात जो अगला शासक नियुक्त होता है वो होता है 1553 में ही इसका पुत्र यानी कि जलाल खां का एक पुत्र था फरीद खां। फरीद खां, इसकी मृत्यु जो है ये फरीद खां की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा वो की जाती है? उसका नाम था मुबारक खां, और मुबारक खां ही आदिल शाह की उपाधि धारण करके शासक बना था। तो जो अगला शासक बना था वो था यही व्यक्ति, आदिल शाह के नाम से, आदिल शाह की उपाधि धारण करके शासक बना, और इसी का प्रधानमंत्री पीएम था हेमू। कौन था? हेमू, जिसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर को पराजित करके क्या किया था? सॉरी, अकबर ने जिसे पराजित करके यहाँ पर राज्याभिषेक किया था। अब यहाँ ये कहानी शेरशाह वाली क्लियर हो गई कि कैसे वो मरा तो शासन हुआ। हेमू में एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि आदिल शाह ने इसकी वीरता के लिए इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी है। ये कहीं पूछा जाएगा तो विक्रमादित्य। इससे पूर्व किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? वो प्राचीन में उसे भी दिया गया है, और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, पर किसी एक और शासक को शायद गुप्त में या गुप्तोत्तर में भी विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। किसी एक को दी गई है। गुप्त में ही तो चंद्रगुप्त हो गया, हाँ, गुप्तोत्तर में भी किसी एक शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है किसी को। तो इससे इसने सिंपल सिर्फ एक नोट कर लीजिए, हेमू को जो है आदिल शाह ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। अब यहां तक कहानी क्लियर है शेरशाह वाले। हो गया? अब आ जाओ फिर से हुमायूं पर। मुबारक खां या मुराद खां था, एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर रही, ऐसा ही कुछ नाम है, मिलता जुलता, ऐसी मुराद खां या मुबारक का था उसका नाम, जो आदिल शाह बना है। हुआ क्या कि जब 1545 से 53 का शासनकाल रहा, किसका शासनकाल सूरियों में रहा? इस्लाम शाह का। तो उस समय इनकी स्थिति कमजोर होने लगी, और हुमायूं को जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है, वो 1545 में सबसे पहले काबुल व कंधार पर अधिकार करता है। और कहा जाता है कि इसी समय ये 3 साल के अपने बेटे से मिलता है, क्योंकि 42 में जन्म हुआ था तो अकबर, और वहां पर अकबर को ये नाम देता है जलालुद्दीन अहमद अकबर के नाम, अहमद नहीं, मुहम्मद अकबर नाम देता है। अब इसके बाद ये धीरे धीरे जैसे ही सूरियों का दिल्ली और आगरा पर जो है पकड़ कमजोर होते जाता है, ये क्या करता है फिर 1553 में, 53, क्योंकि 53 तक ही रहा था ना इस्लाम शाह के बाद 53 में बहुत कम समय के लिए बनेगा उसका पुत्र, कौन सा था? जलाल खां का पुत्र फरीद खां। और फरीद खां को तुरंत मार के आदिल शाह की उपाधि के साथ मुराद खां, शायद उसका नाम है, मुझे मुबारक नहीं मुराद खां था, वो शासक बनता है। तो ये 53 में धीरे धीरे अब ये किधर की तरफ बढ़ता है? लाहौर बढ़ेगा, लाहौर और फिर मुल्तान वगैरह, पंजाब वगैरह पे ये अधिकार करने लगेगा। इसी बीच एक आप देखेंगे कि 1555 में एक और विद्रोह हुआ था जिसे मछेरी का युद्ध कहा जाता था, पंजाब वाले प्रांत पे। और धीरे धीरे जो है ये उत्तर पश्चिम का जो पंजाब वाला हिस्सा है उधर जो है धीरे धीरे अधिकार करने लगता है। यानी कि वर्तमान के भारत का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है वहां हुमायूं अधिकार करने लगता है। इस समय इसने कई क्षेत्रों पे अधिकार किया है, लाहौर, मछेरी वगैरह कई। और इसी समय फिर जाके वो 1555 में एक युद्ध करता है, सरहिंद का युद्ध। लेकिन इस युद्ध से पहले 55 में ही ये एक मछेरी का भी विद्रोह करता है। ये भी विद्रोह में क्या हुआ था कि एक तरफ हुमायूं की सेना थी और एक तरफ सूरवंश की सेना थी। और सरहिंद के युद्ध में सेम कहानी है कि एक तरफ से हुमायूं की सेना थी और दूसरे तरफ से किसकी सेना थी? सूरियों की सेना थी। तो यहाँ जो सूर्य की तरफ से सेना था और जो हुमायूं की तरफ से सेना था, पहली बार बैरम खान ने यहाँ भी किया है, याद रखिएगा, बैरम खान ने यहाँ ही नेतृत्व किया था। और यहाँ पर जीत होती है किसकी?
हुमायूं की जीत हो जाती है और वहां से सूरी वंश का जो है कहीं ना कहीं खत्म, और सूरी वंश उसके बाद एक राष्ट्रीय जो है उसके रूप में नहीं रह जाता है, शासक के रूप में, क्योंकि उसके बाद बंगाल और बिहार तक वो सीमित रह जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय सत्ता तो उनके हाथ से निकल जाती है, तो बिहार और बंगाल में वो लोग सीमित हो जाएंगे। ये कहानी क्लियर हो गई। सरहिंद का बस युद्ध याद रखिएगा 1555 और मछेरी, और 1545 से 53 के बीच उसने धीरे धीरे कई जो है क्षेत्रों जैसे लाहौर, ग्वालियर और कई क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश की है, मुल्तान वगैरह पे। इसी बीच सबसे पहले अकबर को जो बनाया जाता है, जन्म वगैरह ये सबसे कोई मतलब नहीं है, 42 में जन्म हुआ, हमीदा बानो बेगम ने जन्म दिया था, और जन्म जो हुआ था वो शासक का नाम था वीरशाल कुछ था, उसी के घर में इसका जन्म हुआ था। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अकबर को मतलब औपचारिक तरीके से, किसी ऐसे नहीं, क्योंकि ये इतना छोटा था तो किसी के संरक्षण में काम करेगा, तो सबसे पहले इसे गजनी का सूबेदार बनाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गजनी उस समय एक सूबा के रूप में मुगलों के यहाँ था, सूबेदार बनाया जाता है। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान के हिस्से में आता है, कह सकते हैं दक्षिण पूर्व का हिस्सा, शायद जहां तक मैप में दक्षिण पूर्व के हिस्से में आता है, यहां बनाया जाता है। फिर जैसे ही 1555 में हुमायूं सरहिंद युद्ध के पश्चात आगरा और दिल्ली पर पुनः मुगलों का अधिकार होता है, ये अपने बेटे को पंजाब प्रांत का मतलब उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। उत्तराधिकारी नहीं कर सकते हैं, गवर्नर नियुक्त कर देता है। यानी कि अब फिर क्या हो जाएगा ये, लेकिन यहां पर भी ये बहुत कम एज का है, तो ये बैरम खां के संरक्षण में काम करेगा। क्योंकि बैरम खां सरहिंद युद्ध में उसकी जीत में सहयोग किया था, तो उसे भरोसा था, और हमेशा संरक्षण उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो परिवार की बात हो, किसी संगठन की बात हो, या किसी शासन की बात हो, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, या तो किसी ईमानदार व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को, और जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि वो उस संस्था को या फैमिली को या शासन को चला सकता है। यहाँ इसे बना दिया गया। हुआ क्या कि जब ये पंजाब प्रांत का गवर्नर या सूबेदार, जो भी पद था, एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब वहां पर उसका अधिकार था, यहां पर एक शासक था पंजाब का जिसका नाम था सिकंदर सुर। क्या नाम था? सिकंदर सुर। और ये घटना है 1556 की। उसी समय हुमायूं का दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? हुमायूं की मृत्यु फैब 1556 में हुई थी। जैसे ही इस बात की जानकारी पंजाब में पहुंचती है, वहीं पर बैरम खां ने कालानौर एक स्थान है, वहीं पर ईंट का एक गद्दी सा बनाकर अब इसके बेटे को बना देता है। लेकिन जब तक ये वहां पर बना ना, पंजाब में ये तो बना, तब तक क्या किया कि वापस आकर इस्लाम यानी आदिल शाह का जो प्रधानमंत्री कौन था? हेमू ने क्या किया, जैसे ही उसे इस बात की जानकारी मिली कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और अकबर अभी अल्पायु एज में है और वो पंजाब में शासन कर रहा है, उसने तुरंत दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। यानी हेमू पुनः जो है अधिकार कर लेता है, सूरियों के अधिकार में जाता है। और उसी के बाद युद्ध होता है पानीपत का सेकेंड युद्ध, जो कब की घटना है? 1556 की घटना है। अब युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ हेमू की सेना थी, दूसरे तरफ अकबर की सेना थी। दहशत इस बात की थी कि इससे पूर्व हेमू ने 22 युद्ध किए थे और कभी भी वो पराजित नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार जो है उसके आंख में तीर लगता है और यहाँ हेमू जो है क्या है, पराजित हो जाता है। और फिर अब पूरी तरह जो है मुगलों का अधिकार में दिल्ली और आगरा आ जाता है, और यहां से जो है वास्तविक तौर पे जो है अकबर शासक घोषित हो जाता है। कहां का? दिल्ली और आगरा का शासक घोषित कर दिया जाता है। एक बात यहां याद रखने की है कि जब अकबर शासक बना तो कितना बहुत छोटा था, 42 का जन्म है, तो लगभग 13-14 साल का वो है।
तो अब भी क्या हुआ, इसको किसके संरक्षण में रखा गया, यानी सब शासक बनने के बावजूद भी, जब मुगलों में ये मेन बन गया शासक, उसके बावजूद भी ये बैरम खां के संरक्षण में ही शासन करेगा। तो अगला जो चरण अकबर के शासन काल का माना जाता है वो बैरम खां के संरक्षण का काल कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बताइए, बनाइएगा बैरम खां के संरक्षण का काल। कहानी समझ में आ रही है? कुछ नहीं है, हिस्ट्री को रिलेट कर लो, कहानी बस समझो कि जैसे मम्मी बचपन में नानी दादी सुनाती थी वही है, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं। बैरम खां के संरक्षण का काल कब से कब तक के काल को माना जाता है? तो 1556 से 1561 तक के, 61 में मारा गया था ना, तो यहां तक का काल बैरम खां के संरक्षण का काल माना जाता है। किसी किसी स्रोतों में 60 भी लिखा होता है, क्योंकि इसलिए 60 लिखा जाता है क्योंकि अब अकबर जैसे ही बड़ा हुआ था तो वो भी कहीं ना कहीं बैरम खां को थोड़ा सा अलग कर रहा था और खुद जो है वास्तविक तौर पे आगे आ रहा था। तो 60 भी लिखा होता है, लेकिन हम इसलिए 61 तक को पूर्ण मानते हैं कि 61 में जो है वो मर जाता है। 60 भी लिखा हो तो उसे गलत मत मानिएगा। बैरम खां के संरक्षण में माना जाता है कि जो प्रमुख इसने क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया, क्योंकि आप जानते होंगे कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक भले ही बाबर था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है, क्योंकि ना तो उसने कोई साम्राज्य विस्तार के कार्य किए थे, ना ही कोई भू राजस्व की व्यवस्था लाई थी यानी आर्थिक सुधार किया था, इसलिए, और ना ही कोई धार्मिक तौर पे ऐसा कार्य उसके समय हुआ था। असफल रहा हुमायूं अपने शासन काल में, तो अकबर को हम मुगलों का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो इसके शासन काल में माना जाता है कि बैरम खां के संरक्षण में जिन क्षेत्रों को उसने अपने क्षेत्र में मिलाया यानी मुगलों का अधिकार हुआ, उसमें एक था ग्वालियर, जौनपुर और एक दो क्षेत्र और थे, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, कुछ और क्षेत्रों पे जो है अधिकार किया था। उस समय जो जौनपुर का शासक था, उसमें से जौनपुर का शासक जलाल खां नाम के एक व्यक्ति था, या जमान खां, सॉरी नाम था उसका, जलाल नहीं नाम था, जमान खां था, उसे बनाया गया था, जो कुछ समय पश्चात पुनः जो है मुगलों पर ही आक्रमण कर देता है। जब उसे यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया जाता है तो वो वापस इन्हीं पर जो है आक्रमण कर देता है। एक दो और स्थान जो है इसके संरक्षण में उन्हें मिला था। हुआ क्या कि बैरम खां की ईमानदारी से प्रभावित होकर, क्योंकि अगर किसी को उपाधि दी जाती है तो उसके कारण अलग होते हैं, तो ईमानदारी से प्रभावित होकर इसने खान ए खाना की उपाधि दी, और यही उपाधि उसके पुत्र को भी मिली जिसका नाम अब्दुल रहीम था। जब अकबर उसे एडॉप्ट कर लेता है तब उसे अब्दुल रहीम खान ए खाना कही जाती है, यानी पिता की जो है उपाधि उसे मरने के बाद दी जाती है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अकबर जब बड़ा होने लगा तो उसे लगा कि जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे ह्यूमन नेचर है, जैसे हम लोग खुद बड़े हुए तो हमें हमें हमारे माता पिता का हस्तक्षेप ज्यादा अच्छा नहीं लगता। क्या होता है, बच्चे जैसे ही टीनेज से थोड़ा यंग की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें फैमिली में रोक टोक पसंद नहीं आता है। उस एज में देखिएगा बहुत अधिक विद्रोह बच्चे करते हैं। जैसे हम लोग जिस एज में हैं अब समझ में आता है कि नहीं, वो रोक टोक शायद सही ही माता पिता का था। तो ठीक अकबर को भी अब लगने लग रहा था कि खामा खा मतलब बैरम खा कुछ ज्यादा ही, तो ये चाह रहे थे कि अब बैरम का मतलब प्रशासन में इतना, तो इन्होंने क्या कहा कि 1561 में इन्हें मक्का जाने को बोला। ठीक, मक्का जाने के ही वास्ते पाटन, कहाँ है पाटन वर्तमान में? गुजरात, गुजरात में है पाटन। जाते समय इनकी हत्या जो है मुबारक खां द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है? मुबारक खां द्वारा रास्ते में हत्या कर दी जाती है। इसीलिए ये शासनकाल अधिकांश जगहों पे 60 है, क्योंकि 61 के शुरू में ही जो है ये फिर इनका हो जाता है, हत्या हो गई।
इनकी मृत्यु के पश्चात, यानी किसकी मृत्यु, बैरम खां जब मर जाता है तो इसकी विधवा का नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से क्या करते हैं, ये विवाह कर लेते हैं, कौन, अकबर। और इनका पुत्र था अब्दुर रहीम। इसे जो है ये क्या कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। और क्योंकि इन्हें पता था कि एक माना जाता है ना डीएनए वाला फैक्टर, क्योंकि पिता इतना महान था, वीर था, तो पुत्र भी महान होगा, इसीलिए अपने 9 रत्नों में से एक हमेशा अब्दुल रहीम को रखे थे वो। और इसको जो है खान खान की उपाधि दे देते हैं। तो ये एक रहा अकबर का शासनकाल, जो कि किस नाम से जाना गया, बैरम खां के संरक्षण का काल। क्लियर, यहां तक पॉइंट सारे नोट करना है कुछ। अगला शासनकाल जो अकबर का होता है वो कहलाता है पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन मूल रूप से जो था 15 से 60 से 64 तक था, लेकिन कुछ स्रोतों में 1562 ही लिखा जाता है, क्योंकि 1562 के बाद कई विद्रोह जो है उनके जो सैन्य अभियान शुरू हो चुके हैं। हम देखेंगे मालवा वगैरह पे जो है सैन्य अभियान करेंगे। वैसे 64 है, कुछ स्रोतों में आप 62 भी देखेंगे कि लिखा हुआ है। ये शासनकाल क्या था, जहां पर इनके कुछ विश्वसनीय लोग, कुछ रिश्तेदारों के अंदर जब शासन किया था, वो शासनकाल पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया था। जिसमें से मुख्य रूप से इनकी धाई माँ, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, माहम अनगा थी। इसमें मुख्य रूप से जो नाम थे उनको मान लीजिए, लिख लीजिए, माहम अनगा। इनका पुत्र था, उसका नाम कुछ और से है। उसके अलावा एक जीजी अनगा थी, पुत्र का नाम कुछ देखती हूँ बता। और एक था दिल्ली का गवर्नर जो उस समय था, ठीक, दिल्ली का गवर्नर जो था उस समय, शायद शहादत कुछ नाम था उसका, ऐसे ही कुछ नाम था। एक मिनट मैंने देख लिया। हाँ, पेटीकोट शासन में लिख लो, माहम अनगा के बाद लिखो आधम खां। आधम जो इसी का पुत्र है, माहम अनगा का ही पुत्र था आधम खां। और जीजी अनगा सही है। जीजी अनगा के अलावा दिल्ली का गवर्नर, सॉरी वो था सिहाबुद्दीन नाम था, शहादत नहीं, सिहाबुद्दीन। यानी कि ये उनके विश्वसनीय लोग थे, रिश्तेदार थे, या बहुत क्लोज लोग थे, जिनके अंतर्गत जो शासन किया जाता है। तो माना जाता है कि इस समय के शासन काल में जो था, क्या बोलते हैं, जो मालवा और गोंडवाना का क्षेत्र था, हाँ बिल्कुल, मालवा और गोंड नो सो नहीं, मालवा व गोंडवाना का क्षेत्र जीतने में मदद इन लोगों ने की थी। लेकिन हुआ क्या था कि 1562 में एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी, और उसी के बाद से कहीं ना कहीं पेटीकोट शासन जो था समाप्त की तरह हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो गुट था, कहीं ये क्या था, जब कोई समूह होता है तो एक गुट की तरह काम करता है, तो धीरे धीरे शासन, लेकिन 64 से जो है पूरी तरह समाप्त माना जाता है। 62 में लिख लो जिसकी हत्या कर दी गई थी, लिखो 1564 में, 62 तक तो ऐसे चलता रहा, 64 में, वर्ष 1564 में ख्वाजा मुअज्जम, ऐसे लिखना, ख्वाजा मुअज्जम, 1564 में ख्वाजा मुअज्जम को फांसी की सजा मिलने के पश्चात
मिलने के पश्चात इस गुट की समाप्ति हो जाती है। वैसे 62 से ही ये कह सकते हैं इतने सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे थे, यानी 62 से धीरे धीरे असक्रिय होने लगे। लेकिन 64 में जब फांसी पड़ जाती है ख्वाजा मुअज्जम को, म है या मुंह है, मुंह होना चाहिए, मुंह होगा, हाँ, मुअज्जम कोई शब्द नहीं है, मुअज्जम को, तो उसके बाद जो है पूरी तरह जो है ये गुट की समाप्ति हो जाती है। अब ये दो शासनकाल अकबर के शासनकाल के महत्वपूर्ण, लेकिन सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार भी हमें अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है, चाहे वो उत्तर पश्चिम की तरफ आप देखेंगे, चाहे उत्तर का अभियान हो या दक्षिण, क्योंकि मुगलों में ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया था। और दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र में 5 प्रमुख शासक माने जाते थे, जिसमें बिदर का शासक, बरार का शासक होता था, उसके बाद आदिल शाही कहाँ का शासक था, गोलकुंडा एक था, और हाँ गोलकुंडा, खानदेश एक जो क्षेत्र कहलाता था, और उसके अलावा उसी के बगल यानी कि दक्कन क्षेत्र में जो 5 क्षेत्र थे जिन पर शासन था, उन सबको जो है अपने यहाँ शामिल किया था। राजपूतों से इनके अच्छे रिश्ते थे। राजपूतों में याद रखिएगा मेवाड़ के शासक ने कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। अंत में जाकर मेवाड़ शासक ने जहांगीर के शासनकाल में वो भी एक शर्त के साथ संधि करके उनकी अधीनता स्वीकार की थी। और जोधपुर के भी जो शासक थे उस समय के, उसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। उसके अलावा हम उत्तर पश्चिम में कुछ देखेंगे कि शासकों में से, और बिहार बंगाल, क्योंकि अंत में कहा हमने बिहार बंगाल पर पढ़ाई की थी, हुमायूं जब बंगाल से लौटा था तभी तो चौसा का युद्ध हुआ था, तो वहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अब मेनली वो बहुत सारे अभियान किया है, तो अभियानों में 3-3, 4-4 पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में करना है हमें। तो मैं अभियान का नाम बोलूंगी, शासक, वर्ष और नेतृत्वकर्ता, वो आप लोग नोट करिएगा। हेडिंग बना लीजिए, अकबर कालीन प्रमुख सैन्य विद्रोह। अकबर कालीन प्रमुख सैन्य अभियान, एक एक कर लिखते रहे। पहला लिख लो उत्तर भारत। राजनीतिक अभियानों के तहत पहले लिख लो उत्तर भारत, और उत्तर भारत में पहला लिखो मालवा। मालवा यानी जब भी बात हो मध्य देश की बात हो रही है, 1561, 1561। शासक बाज बहादुर। बाज बहादुर, बाज बहादुर स्टोरी सबकी सुनते रहना। बाज बहादुर पराजित हो जाता है, और पराजय के पश्चात वो कई क्षेत्रों में ऐसे ही भटकता रहता है, यानी शरण के लिए कह सकते हैं या किसी से मदद के लिए। इसी बीच इसकी जो पत्नी थी, यानी बाज बहादुर की पत्नी रूपमती थी, रूपमती जहर खा के अपने, क्योंकि पति घर नहीं आता था, तो वो जो है स्त्रीत्व कह सकते हैं, सतीत्व, या फिर अपने पति की याद में, क्योंकि होता क्या था प्राचीन समय काल में या मध्य काल में, जैसे ही पत्नी मर जाती थी कोई दूसरा व्यक्ति उस पे जो है अधिकार, जैसे कि जैसे ही बैरम खां मरा, क्या किया, अकबर ने उससे विवाह कर लिया था, और इन्हें हरम में लाकर शामिल कर दिया जाता था। हरम एक ऐसा समूह होता था जिसमें शासक की जितनी भी कह सकते हैं या प्रेमिका भी रह सकती हैं, जिन स्त्रियों से मतलब उन्हें संबंध होते थे उन्हें रखते थे, और वैसी सभी स्त्रियां, जैसे कोई विधवा हो गई या जो वही दास हो गई, और वो शासक को पसंद है तो उन्हें हरम में रखा जाता था। यानी हरम में बहुत सारी महिलाएं एक साथ रहते, कुछ नहीं कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए महिलाओं को वहां रखते थे, चाहे वो जिस रूप में हो, वो इंटरटेनमेंट टाइप का हरम होता था, उसमें बहुत सारी महिलाएं होती थी शामिल। तो रूपमती ने कर लिया था, मर गई थी। अब बाज बहादुर अंततः भटकते भटकते लास्ट में लिख लो कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। अकबर की अधीनता स्वीकार, और इसे जो है मनसबदार बनाया गया। मनसबदार प्रथा पहली बार अकबर के ही शासनकाल में हम देखते हैं, और उसमें जो है अलग अलग होते थे, इतने मनसब वाले को उच्च माना जाएगा, उससे कम वाले को मध्य माना जाएगा, और इतने वाले को निम्न। तो इससे 2000 का मनसब जो है प्राप्त था। खैर ऐसा प्रश्न कम पूछा जाता है।
नेक्स्ट लिखो मालवा के बाद। मालवा के पश्चात जो नेक्स्ट है लिखो आमेर का, आमेर व मेड़ात, सॉरी मेड़ता बोला जाता है, आमेर व मेड़ता का विद्रोह। यहां सिर्फ मैं हेडिंग लिख दे रही हूं ताकि, पहला कौन था, मालवा 1561, फिर आमेर व मेड़ता, ये था 1562 में। पहले आमेर का लिखो, आमेर का शासक जो था, शासक लिखो भारमल, जिसे बिहारी मल के भी नाम से जाना जाता था, भारमल। और इसी की पुत्री थी हरखाबाई। कौन थी? और कुछ स्रोतों में लिखा गया है कि हरखाबाई ही जोधाबाई थी। एग्जैक्ट नहीं पता कि वही जोधाबाई थी या नहीं, क्योंकि कुछ जैसे कि मूवीज में या दिखाया गया है कि उन्हें प्रेम होता है तब वो जोधाबाई उनकी लाइफ में आती है, वो एक हिंदू होती है। लेकिन कुछ स्रोतों में दिखाया गया है हरखाबाई ही जो है वो जोधाबाई थी, क्योंकि वो हिंदू ही है, भारमल तो राजपूत शासक है। तो भारमल की पुत्री लिख दो हरखाबाई से अकबर का विवाह। हरखाबाई ऐसे लिखाएगा, हरखाबाई। क्या? भारमल जो है आमेर का शासक है, यहाँ का जो शासक है वो है भारमल, जिसे हम बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। इसकी पुत्री थी हरखाबाई, जिससे अकबर का विवाह हुआ। और यहीं से पहली बार राजपूतों से वैवाहिक नीति, राजपूतों से वैवाहिक नीति शुरू। इससे पूर्व राजपूतों से शादी नहीं था मुगलों में, हरखाबाई अकबर की। और इस भारमल का जो पुत्र था वो था भगवान दास। सुना होगा आपने अकबर के शासनकाल में इसका नाम। और इसे भी मनसबदार नियुक्त किया गया, मनसबदार नियुक्त किया गया, यानी कह सकते अपने साले को। नेक्स्ट लिखो, इसमें एक और है मेड़ात में, मेड़ात का शासक लिखो जयमल। ये तो आमेर की कहानी चल रही थी अभी तक, अब मेड़ात पर भी अधिकार किया था। यहाँ का शासक था जयमल, और यहाँ मेड़ात का जो किला था, किले पर अधिकार मुगलों का हो जाता है। लेकिन जयमल अकबर की अधीनता न स्वीकार करके लिखना कि जयमल से एक एरोल निकाल के लिखो, मेवाड़ राजा राणा उदय सिंह के यहाँ शरण, जिसने कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। मेवाड़ राजा राणा उदय सिंह, मेवाड़ राजा राणा उदय सिंह के शरण में, मतलब किला मुगलों के हाथ में आ गया था, लेकिन ये जो है उनकी तरफ चला गया था। नेक्स्ट लिखो, गोंडवाना 1564, गोंडवाना 1564। अब क्या हुआ, गोंडवाना पर एक शासक था संग्राम सिंह, लेकिन संग्राम सिंह उसका रियल नाम नहीं है। संग्राम सिंह का असली नाम अमन दास था। लेकिन बहादुर शाह कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक। गुजरात के शासक बहादुर शाह को उसने रायसेन, जो मध्य देश वाला मालवा वाला क्षेत्र में आएगा, उसे जीतने में मदद की थी। इसलिए बहादुर शाह द्वारा अमन दास को जो है संग्राम सिंह की उपाधि दी गई थी। और गोंडवाना अपने समय काल में, नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, गोंडवाना कब का है? 1564। तो ये अपने समय काल में स्वतंत्र राज्य था। स्वतंत्र राज्य, जैसे कि बहुत सारे राज्यों ने जब तुगलकों का अंत हुआ था तो स्वतंत्र राज्य की नींव रख ली थी। तो ये स्वतंत्र राज्य था, और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था संग्राम सिंह।
जिसकी कहानी आपने सुन ली कि संग्राम सिंह कैसे बना था। ये मर जाता है तो इसकी जो विधवा थी उसका नाम क्या था? दुर्गावती। और इस दुर्गावती का एक छोटा सा पुत्र था अल्पायु, जिसका नाम था वीर नारायण। ये वीर नारायण को वहां का जो है अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करती है। लेकिन होता क्या है कि आसफ खां के नेतृत्व में, यानी कि आसफ खां किसकी तरफ से नेतृत्व करेगा? मुगलों की तरफ से करेगा। आसफ खां के नेतृत्व में यहां पर आक्रमण होता है और गोंडवाना पर दुर्गावती का और वीर नारायण का शासन का अंत करके इन्हीं के किसी अगले, यानी इन्हीं के खानदान से कह सकते हैं किसी अलग को, चंद्रसेन को, यानी मुगल में से किसी को नहीं यहां बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि मुगलों में से किसी को मनसब, चंद्रसेन को अगला शासक नियुक्त कर दिया जाता है। तो प्रश्न जो बनेगा संग्राम सिंह से या दुर्गावती और वीर नारायण से बनेगा यहां से, और एक बन सकता है नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक है, तो ये कहानी यहां तक हुई। उसके बाद लिखो गोंडवाना के बाद कौन सा था अगला? सॉरी, चंद्रसेन मत लिखना, चंद्रशाह है। एक तो नाम इनके इतने सिमिलर होते हैं। चंद्रशाह। नेक्स्ट लिखो मेवाड़ 1567 to 68। लिखो नेतृत्व स्वयं अकबर ने, मेवाड़ का लिख लो। फिफ्टीन 67 से 68। शासक कौन था यहां पर उस समय? मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह। इनकी राजधानी कहाँ थी? पहले इनकी राजधानी जो थी वो थी चित्तौड़, लेकिन ये क्या करता है, यानी उदय सिंह राजधानी स्थानांतरित करके क्या कर देता है? उदयपुर। यानी कि यहां से राजधानी कहां बना दी जाएगी? उदयपुर। और इसका जो पुत्र बनेगा, राणा उदय सिंह का जो पुत्र बनेगा महाराणा प्रताप, जिससे हल्दी घाटी का युद्ध होगा, वो राजधानी को उदयपुर से स्थानांतरित करके कुंभलगढ़ लेके चला जाएगा, राजस्थान। तो राणा उदय सिंह ने कभी भी जो है अकबर की यहां नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था, स्वयं अकबर किया था, लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार किया। ये अधीनता स्वीकार नहीं किया। कौन नहीं किया? महाराणा राणा उदय सिंह ने नहीं किया। उसके बाद कहानी क्या हुई देखो, इसी युद्ध में इसने जो है वो कर दिया। अब अकबर जब इसने अधीनता नहीं स्वीकार की तो वहां की जनता को मारने का, यानी कत्ल करने को बोल दिया। और वो घटना उसके जीवन का कलंक कही जाती है। जैसे अशोक के जीवन में कौन सी घटना को उसका कलंक माना जाता है? हाँ, वैसे ही अकबर के जीवन काल का कलंक माना जाता है मेवाड़ पर जनता का कत्लेआम कर देना। खुद नहीं, मतलब वहां की सेना से करवाया था। और इसी समय उसने पहली बार जिहाद का नारा दिया। किसने दिया नारा? तो अकबर ने लिखो कि जिहाद का नारा दिया। इससे पूर्व किस मुगल शासक ने जिहाद का नारा दिया था? किस युद्ध में? हाँ बिल्कुल, और अकबर के साथ इसके दो सेनापति जिसने नेतृत्व किया था वो कौन थे? जिनकी मूर्ति बनवाया था। आपने देखा होगा आगरा के किला में पढ़ा होगा कि दो हाथियों पर बैठे हुई दो लोगों की मूर्ति, वो लोग इनके सेना में थे अकबर। लिख लो कौन कौन। जयमल और फतेह सिंह।
जयमल और फतेह सिंह इसी के बाद बनाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की हत्या की थी, जयमल व फतेह सिंह। अब पता नहीं कि ये जयमल वही है जो कि मेड़ात का राजा था, ऐसा स्पष्ट तरीके पे हो सकता है वो बाद में इनके शरण में आ गया हो और सेना में रखा गया हो। तो जयमल और फतेह सिंह की जो है मूर्ति बनाई गई है कहां पर, आगरा किला में। आगरा किला के आगे देखेंगे हाथी पर बनवाई गई है। तो ये थी, पर इसने अधीनता नहीं स्वीकार की। आगे देखेंगे इसके पुत्र के समय के भी विद्रोह की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लिखो रणथंभौर 1569, रणथंभौर अभियान। सबसे अधिक जो है सैन्य अभियान अकबर के शासनकाल में ही मिलेगा। रणथंभौर का अभियान 1569। यहां का शासक कौन था, राजपूतों में जैसे देखेंगे कि हर कास्ट के सब कास्ट होते हैं, हर कास्ट में आपको सब कास्ट, राजपूतों में अलग उज्जैनी राजपूत होते हैं, हाड़ा राजपूत, खासकर आप राजस्थान में जाएंगे तो चौहान अलग होते हैं, बहुत राजपूतों के। तो ये हाड़ा राजपूत थे, ये आपको नहीं याद रखना है। सुरजन राय यहाँ का शासक कौन था, यानी चित्तौड़ का उस समय सुरजन राय था, लिख लो। अब लिखो इसके साथ क्या हुआ, सुरजन राय के साथ, कि समझौता किया गया, यानी विद्रोह नहीं हुआ, समझौता। और वो समझौता जो किया वो अकबर की तरफ से मानसिंह द्वारा सुरजन राय के साथ समझौता। अब समझौता क्या हुआ, मतलब अधीनता वो तभी स्वीकार करेगा अकबरों की, कब, जब उसकी जो मांग है समझौते में वो रखी जाएगी। वो लिखो मांग क्या क्या थे। पहला, सिजदा नहीं करेंगे, यानी कि सर नहीं आपके दरबार में, क्योंकि ये राजपूत थे, राजपूत ऐसे ही मानते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, या फिर 16 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, वर्ष 16 कुछ क्षत्रिय जिए, उसके बाद जीवन उनका धिक्कार, क्योंकि शुरू से ही उनको क्या मानना है, वो खुद को मानते हैं कि हम योद्धा रहे हैं। बरस 18 है क्षत्रिय जिए, उसके बाद जीवन जो। तो ये जो संधि में हुआ, इन्होंने लिखा कि हम दरबार में अगर कोई भी मुगल शासक आएगा तो सिजदा नहीं करेंगे। सिजदा नहीं, क्या होता है सिजदा, किसी के सामने सर झुकाना नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता था, अगर कोई शासक दूसरे शासक के दरबार में जाता था तो उसे अपने सारे सशस्त्र, यानी कि जो भी है, बाहर रखना पड़ता था, क्योंकि आक्रमण कर सकते हो और बिना लेके जाओगे तो डर रहेगा कि वो आक्रमण कर देंगे। तो ये बोला कि जब भी दरबार में जाएंगे सशस्त्र के साथ जाएंगे, शस्त्र के साथ दरबार में। और एक तीसरा जो था, हाँ, वैवाहिक नीति नहीं रखेंगे, क्योंकि ये राजपूत है और वो मुसलमान है, तो क्योंकि राजपूतों के साथ इनके वैवाहिक नीति अब शुरू हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। क्योंकि क्या होता था, वैवाहिक संबंधी के पीछे उद्देश्य पर्पस क्या होता था कि शादी कर लेंगे तो आक्रमण नहीं हो सकता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बन सकते हैं, साम्राज्य का विस्तार हो सकता था, इसीलिए वो विवाह कर लेते थे अपनी पुत्री, बहन या अपने। तो इनने 3 जो है अपनी समझौता रखा था, और इसके तहत जो है सुरजन राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट लिखो कालिंजर 1569। कालिंजर, यहां पर ये बघेल, आप जानते एक क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है और एक बघेलखंड कहलाता है, तो ये जो क्षेत्र आता है कालिंजर, ये बघेलखंड में आता है। क्या बोला था मैंने, कालिंजर। कालिंजर भी जो है वो है 1569 का ही विद्रोह है, और यहाँ का जो शासक था वो बघेल शासक कहलाता था, क्योंकि बघेलखंड वाला क्षेत्र था, तो बघेल शासक था और उसका नाम था चंद्रदेव। क्या शासक का नाम था, चंद्रदेव। और यहाँ पर जो गवर्नर जिसने नेतृत्व किया था, याद रखिए, वो मजनू खां था, मजनू खां।
यानी कि गवर्नर जो नियुक्त किया था चंद्रदेव नहीं है, रामचंद्र है। इसमें रामचंद्र है, हाँ सही है। और यहां पर जो गवर्नर नियुक्त किया गया था वो कौन था? मजनू खां। बस सिंपल याद रखिए, इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट लिखो, उसके बाद लिखो मारवाड़, और ब्रैकेट में लिख लेना चंद्रसेन, यानी कि मारवाड़ का शासक उस समय कौन था? चंद्रसेन। मारवाड़ कौमा बीकानेर, उसका शासक ब्रैकेट में लिखो कल्याणमल, कल्याणमल। व जैसलमेर, जैसलमेर उसका लिखो हर राय, जैसलमेर का जो शासक था हर राय ने 1570 तक मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब नोट करके एक पॉइंट लिखो, NOTE कर लो, फिर पॉइंट लिखो। मेवाड़ के अतिरिक्त, क्योंकि मेवाड़ ने नहीं अधीनता स्वीकार की अकबर की, तो लिखो मेवाड़ के अतिरिक्त डूंगरपुर, डूंगरपुर ऐसे होगा, डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, और एक जगह है राजपूतों का ही शासन था, बांसपाड़ा, बांसपाड़ा जगह है। इन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी कि मेवाड़ के अतिरिक्त बांसपाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कहीं कहीं लिखा है कि जोधपुर ने भी नहीं किया था, लिख लो जोधपुर ने भी नहीं किया। राजपूतों में इन्होंने जो है नहीं स्वीकार की। हो गया। अब लिखो हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट जो है हल्दी घाटी का, कब की घटना है? 1572 में किसकी मृत्यु हो जाएगी? मेवाड़ का राजा कौन रहा है? उदय सिंह। 1572 में जब मेवाड़ राजा उदय सिंह की मृत्यु हो जाएगी तो उसका पुत्र महाराणा प्रताप अगला शासक बनेगा। अगला शासक कौन बनेगा? उसके बाद मेवाड़ का अगला शासक बना शासक महाराणा प्रताप। इसने क्या किया? राजधानी स्थानांतरित करके क्या कर दिया? इसने राजधानी को क्या किया? उदयपुर से कुंभलगढ़, यानी पहले राजधानी चित्तौड़ रही मेवाड़ की, फिर उदयपुर बनी और फिर कुंभलगढ़ बन गई। ये कू है, कुंभलगढ़ बना दी गई। अब क्या हुआ कि जब विद्रोह किया गया, हल्दी घाटी का विद्रोह, तो इसमें अंततः पराजित तो महाराणा प्रताप ही हुआ, क्योंकि आप जानते हैं हल्दी घाटी में अकबर की जीत हुई थी, लेकिन पराजय के पश्चात अधीनता नहीं इसने स्वीकार की। कुंभलगढ़, संभलगढ़ अलग है, कुंभल का वो उड़ीसा की आप बात कर रहे हैं, जो आप उसमें पढ़ेंगे व्यपगत की नीति में। कुंभलगढ़ अधीनता नहीं स्वीकार की। तो यहां प्रश्न जो बनेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से नेतृत्व किसने किया और महाराणा प्रताप की तरफ से किसने नेतृत्व किया, जो प्रश्न बन चुका है, तो मुगल की तरफ से किसने किया था? हाँ, आसफ खां प्लस मानसिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से किसने किया था? हाँ, हकीम खां और भील, एक जो जनजाति होती है जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान में पाई जाती है, जो शायद
दूसरी सबसे बड़ी जनजाति या पहली सबसे बड़ी जनजाति? पहली ही है ना, पहली सबसे सर्वाधिक जनजाति है। तो इस पे जो किया था हकीम खां प्लस भील की संयुक्त सेना ने। लेकिन याद रखिएगा यहां भी अधीनता नहीं स्वीकार की जाएगी, अधीनता स्वीकार सशर्त, यानी शर्त के साथ अमर सिंह जो इसका पुत्र बनेगा वो जहांगीर के शासनकाल में करेगा। यहां भी जो है इसने नहीं स्वीकार की। आगे बढ़े। आशफ खां मान सिंह हकीम खां प्लस भील की संयुक्त सेना। भील एक जनजाति होती है जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि इनकी बॉर्डर टच होते हैं इसलिए उन एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट लिखो गुजरात का अभियान या गुजरात विजय 1572-73। गुजरात विजय 1572-73। और 73। लिखो शासक मुजफ्फर शाह तृतीय। लिखो शासक मुजफ्फर शाह तृतीय। थर्ड। मुगलों की सॉरी अकबर को, नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, अकबर को इत्माद खां द्वारा गुजरात पर आक्रमण के लिए आमंत्रित। अकबर को, फिर से लिखो, अकबर को इत्माद खां, इत्माद खां पूरा होगा ऐसे, इत्माद खां द्वारा गुजरात पर आक्रमण के लिए आमंत्रित। जैसे कि बाबर को पानीपत में आमंत्रित किया गया था, गुजरात विजय के लिए अकबर को आमंत्रित किया गया था। यहां पर जीत हासिल करके ये क्या करता है, अकबर क्या करता है, मिर्जा खां को वहां का संरक्षक बनाकर आ जाता है। क्या किसे बना देता है इसने? मिर्जा कोका को वहां का शासक बना देता है। कहां का? गुजरात का। लेकिन जैसे ही वो वापस लौट के आता है, क्या होता है कि लगभग 6 महीने बाद यहां पर मिर्जा जो बंधु थे वो आपस में क्या होते हैं, मिलकर किसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं? मुगलों के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं। किसके खिलाफ कर देते हैं? मुगलों के खिलाफ ही। मिर्जा बंधु का मतलब इसके जो भाई वगैरह थे, सहयोगी थे, वो मिलकर अकबर के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं। फिर दोबारा क्या होता है, अकबर फिर से जो है जाता है यहाँ नेतृत्व करने, और इस नेतृत्व करने के बाद जब जीत होती है तो यानी गुजरात को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। जब साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा तो वो पूरी तरह मुगलों के संरक्षण में जो है काम करेगा। तो दोबारा ये मिर्जा कोका क्या करते हैं, मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। अब इस विद्रोह से क्या होता है, अकबर पुनः वहां पर आक्रमण करता है और स्वयं करता है, और जब जीत हासिल होती है कहां, गुजरात पर, तो ये क्या कर देता है, मुगल साम्राज्य का अंग बना लेता है। किसे? गुजरात। और इसी दोबारा जीत के पश्चात वो कार्य क्या करता है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। इसी समय जब ये लौट के आता है तो क्या करेगा, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाएगा। निर्माण करा था गुजरात विजय के पश्चात।
और इसी गुजरात के समय वो पहली बार पुर्तगालियों से भी, याद रखिएगा, मिला था। जब गुजरात पे विजय करने गया था तो पुर्तगालियों से जो है, एसी नहीं चल रही क्या, क्या हुआ था? हाँ, सीकरी में दोनों बड़ा होता। नेक्स्ट लिखो, बिहार व बंगाल पर, बिहार व बंगाल पर जब हुमायूं का पराजय हो गया था, कब? 1540 में। उसके पश्चात माना जाता है कि अफगानों ने बिहार और बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, यानी कि अफगान शासकों के नियंत्रण में बंगाल और बिहार था, दोनों क्षेत्र। हुआ क्या कि 1564 में वहां पर जो शासक था, यानी बिहार का जो शासक था, उसका नाम था सुलेमान किरानी या कुछ करके नाम था। सुलेमान किरानी ने खुद को स्वतंत्र नहीं घोषित किया था, लेकिन वो अकबर के नाम से ही वहां पर खुतबा वगैरह पढ़ता था। लेकिन उसके पश्चात 1572 के आसपास दाऊद खान जब शासक बना तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यानी दाऊद खान से क्या हुआ था, बिहार बंगाल जो है मुगलों से पूरी तरह कट चुका था, इसने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो उसके बाद की कहानी लिखनी है कि क्या हुआ। लिखो, बिहार और बंगाल हेडिंग हो गया। 1564 लिख लो। बिहार का गवर्नर सुलेमान किरानी था। सुलेमान किरानी, की छोटा होगा, रा बड़ी ने, किरानी। जब ये बिहार का गवर्नर था तो इसने बंगाल को भी अपने अधीन रखा था। पूरा क्षेत्र तो बंगाल प्रांत ही कहलाता था, लेकिन बंगाल इसी के जो है अधीन कार्य करता था। लेकिन ये स्वतंत्र राज्य के रूप में या स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य नहीं करता था। अब लिखो, 1572 दाऊद ने, या दाऊद खां भी लिख सकते हो, उसका पूरा नाम था, दाऊद ने स्वयं को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित, दाऊद खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित। तो अब अकबर क्या करता है कि अकबर जो है 1576 के आसपास की बात है कि अकबर जो है मुनीम खां के नेतृत्व में हाजीपुर और पटना पर अधिकार कर लेता है। लिखो, अकबर मुनीम खां के नेतृत्व में सेना भेजकर, अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में सेना भेजकर पटना व हाजीपुर पर अधिकार, पटना और हाजीपुर। अब ये जब अधिकार कर लिया तो दाऊद खां क्या किया कि भागकर 1576 में गौड़ में शरण ले लेता है। गौड़ उस समय बंगाल की राजधानी गौड़ ही थी, वहां वो जाकर शरण ले लेता है। लेकिन होता क्या है कि आगे 1576 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये 1576 से पहले की घटना है, जब मुनीम खां को पटना और हाजीपुर पे जीत हासिल किया था। याद रखिएगा, मुनीम खां को भी ईमानदारी के लिए खान ए खाना की उपाधि दी गई है। तो जब दाऊद खां की मृत्यु हो जाती है तो अकबर क्या करता है, गौड़ पर भी अधिकार कर लेता है। कैसे? बंगाल का जो क्षेत्र था गौड़ पर भी अधिकार कर लेता है। तो यहां लिखो कि एक युद्ध हुआ था जिसे तूका राई युद्ध कहा जाता है या तूका रोई का युद्ध कहा जाता है 1575 में, जिसके बाद जो है, क्योंकि दाऊद तो 76 में मरता है, उससे पहले एक युद्ध हुआ था 1575, तूका रोई का युद्ध। रोई, देखो ऐसे, तुक्का रोई। और इसी समय जो है बिहार और बंगाल दोनों किसके आधिपत्य में आ गए थे? मुगलों के आधिपत्य में। तो लिख लो, बिहार और बंगाल, बंगाल पर मुगलों का आधिपत्य।
आधिपत्य। तो ये थे उत्तर भारत के प्रमुख विद्रोह जो कि अकबर के शासनकाल में किए गए थे। नेक्स्ट लिखो काबुल। काबुल मतलब उत्तर पश्चिम वाला ये विद्रोह होगा। काबुल 1581, काबुल 1581। रूम में, कमरे में गर्मी नहीं हो रही? एसी नहीं चल रहा? वहां से बंद है करना? ओके ओके। काम भी करता होगा तब तो रिमोट, इसमें काम भी करता है। वहां से देखो कुछ है उठाने होगा। हाँ हाँ, तो लिखो काबुल। शासक हमीम मिर्जा। काबुल 1581, शासक हमीम मिर्जा। काबुल 1581, शासक हमीम मिर्जा। हमीम मिर्जा को पराजित करके उसी की पुत्री बख्तुनिसा बेगम को वहां का सूबेदार बनाया गया। यानी हकीम मिर्जा को ही करके उसी की पुत्री जो थी बख्तुनिसा को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जैसे ही वहां से मुगल सेना हटी, हकीम मिर्जा ने पुनः अपना अधिकार कर लिया। हमीम जी, हकीम भी हो सकता है, शायद नाम हो, हकीम ही हो सकता है या हमीम, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी से रिलेटेड। हमीम मिर्जा के मृत्यु बाद या मृत्युपरांत काबुल को, हमीम मिर्जा के मृत्युपरांत या मृत्यु पश्चात काबुल को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाकर मानसिंह को, मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाकर मानसिंह को वहां का सूबेदार नियुक्त। अगला लिखो कश्मीर विजय 1585-86। अगला लिखो कश्मीर विजय 1585-86। कुछ बोल रही हैं? कश्मीर विजय 1585-86। शासक लिखो यूसुफ खां। यूसुफ ऐसे होगा, यू छोटी होगी, सू बड़ा, यूसुफ खां। इसमें लिखो शासक, कश्मीर का शासक कौन था? यूसुफ खां। इसने क्या किया? अधीनता पहले ही मुगलों की स्वीकार कर ली विद्रोह से। लेकिन क्या हुआ कि इसके मृत्यु के पश्चात जब इसका पुत्र बना, कौन बना? यानी कि यूसुफ खां का पुत्र बना याकूब खां। तो इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। किस पर? मुगलों पर विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में नेतृत्व लिखो जिसने किया मुगलों की तरफ से। मुगलों की तरफ से लिखो नेतृत्व, क्योंकि इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी तो कोई दिक्कत था ही नहीं, पर उसके पुत्र जब बना उत्तराधिकारी तो उसने विद्रोह किया। तो भगवान दास लिखो नेतृत्व जिसने किया था, भगवान दास और कासिम खां। तो भगवान दास कौन था? भारमल का पुत्र था जिसे मनसबदार बनाया गया था। और फिर कश्मीर को भी लिख लो
मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। मुगल साम्राज्य का कासिम खां, कासिम खां। सुमित सर आ गए हैं क्या? 4 बजे से होती है ना उनकी। लिखो नेक्स्ट थट्टा। थट्टा किस प्रांत में आएगा? सिंध या पंजाब? सिंध प्रांत का नहीं, वो सिंध वाले क्षेत्र का हिस्सा है। लिखो थट्टा 1591। अगला लिखो थट्टा। हाँ थट्टा नहीं, कितनी बार पढ़ा होगा थट्टा। थट्टा ये सिंध प्रांत का हिस्सा है, इसीलिए इसे सिंध अभियान भी कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंध अभियान ये है 1591 की घटना। याद रखना ये एक स्वतंत्र राज्य था। स्वतंत्र राज्य यानी ये किसी के अधीन रह के कार्य नहीं करते हैं, स्वतंत्र राज्य था। शासक लिखो जानी बेग। शासक जो था जानी बेग, हाँ जानी बेग। अब्दुल रहीम के नेतृत्व में आक्रमण, अब्दुल रहीम के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। अब्दुल रहीम के नेतृत्व में, और उस समय ये कहां का? ये अब्दुल रहीम जो था इस समय मुल्तान का गवर्नर था, गवर्नर। तो क्या हुआ कि जब आक्रमण हुआ तो कौन पराजित होगा? जानी बेग लिख लो, पराजित हो गया था इसमें। और उसके पराजय के पश्चात लिखो थट्टा। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब वो लिखो थट्टा सेहवान व संपूर्ण सिंध मुगलों के अधीन हो गया। थट्टा सेहवान, श नहीं बोल रही हूं, सेहवान, सेहवान, सेहवान। थट्टा सेहवान और संपूर्ण सिंध मुगलों के अधीन हो गया। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट अलग करके लिखना, इसका नहीं भाग है, थट्टा वाले का भाग नहीं है, वो नेक्स्ट लिखना। कोई अलग मार्क देके लिख लेना। 1595 तक काठियावाड़ कौमा बलूचिस्तान, काठियावाड़ कौमा बलूचिस्तान व मकरान भी मुगल के अधिकार में। काठियावाड़, बलूचिस्तान और मकरान, मकरान मुगल के अधीन में। सुमित सर आ गया सर? हाँ 1595।